हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने इसके बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का और बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है। और जो हमारी न्यूमेरिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, उन दोनों को क्या किया हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आज हमारा जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 16 होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। ये जो केमिस्ट्री का कोर्स है वो किसके लिए एप्लीके या फिर यूजफुल है? आईटी जेई नीट कोई भी एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहा है, बोर्ड कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, यूपी हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो, कोई भी बोर्ड हो, नेट गेट हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके ये लिए ये जो केमिस्ट्री का कोर्स है वो बड़ा यूजफुल है। यहाँ पर क्या क्या है, थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो हमने पिछले जो सेक्शन में जो हमारे पिछले सेशन आए थे, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। हमने 5 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को कवर किया था, किस तरीके से भाई 5 लॉ देखे थे हमने। ठीक है, तो आज वाले सेक्शन में देखो हमने सेक्शन 6 तक कवर कर लिया है। ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 7। इसमें जो भी टॉपिक है हमारे पास 2 टॉपिक है, एक तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है और एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। ये 2 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, परंतु आज के जो लेक्चर में होगा ना पार्ट 15 में हम एटम और मॉलिक्यूल या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को ही कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस करेंगे। तो ये वाला जो सेशन का नाम है वो क्या है, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। यानी कि मैटर है भाई हमारा, उसका पर्टिकुलर नेचर क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं कि भाई जो मैटर है हमारे पास उसका नेचर क्या है, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज वाले में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे और उसकी लिमिटेशन देखेंगे। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई करके एक नई थ्योरी लाई गई है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बारे में भी देखेंगे। देखो हमने पढ़ लिया पहले, जो भी हम हमारे टॉपिक या लेक्चर्स आए उसमें हमने देखा है भाई मैटर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और एटम्स क्या होता है। हमें पता भाई एटम से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से बनके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट से क्या बनते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड से क्या बनते हैं, मिक्सचर, और मिक्सचर से क्या बनते हैं, मैटर। ठीक है, तो एक तरीके से ये सीरीज याद रख लीजिए, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये एक तरीके से ये सीरीज याद रखिए कि भी किससे क्या बना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था भाई, ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, जिसका नाम डेमोक्रिटस था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि भाई जो मैटर है ना, सबसे पहले इन्होंने बताया कि भाई मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर क्या है, बने हुए हैं। ठीक है, मैटर है वो किससे मिलकर बने होते हैं, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि भाई जिसको और पार्ट्स में डिवाइड ना किया गया हो। ठीक है, मतलब कि इसको आगे तोड़ा ही नहीं जा सकता। उसको उसने बोला क्या, एंटोमोस बोला है, एटोमोस बोला है। ठीक है, क्या बोला, एटोमोस बोल दिया उसने। ठीक है, परंतु ये तो टेक्निकल तो की हमने जब आगे पढ़ा इसके बारे में कि भाई ये बता रहा है कि भाई जो एटम है ना, जब हम आगे पढ़ते हैं तो एटम को भी डिविजिबल किया गया है। ठीक है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो जो एटम है वो क्या है, डिविजिबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हमने तोड़ सकते हैं इसको, एटम को भी। परंतु ये बात सच है कि भाई जो मैटर है ना, फिर भी जब ये एटम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट तो गया, पर फिर भी ये क्या है, जो मैटर है वो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट ही क्या मानी जाती है, एटम मानी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आया कि एक थ्योरी आई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। ठीक है, इंग्लिश टीचर थे, लंदन में पढ़ाते थे। ठीक है, लंदन के स्कूल में पढ़ाते थे। 1808 में इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो ये कह रहा है भाई जॉन डाल्टन था ना, उसकी एक बार पिक्चर भी दिखा देता हूँ कैसे दिखते थे जॉन डाल्टन। देखो ये भाई ये वाली पिक्चर है जॉन डाल्टन की, ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, साइंटिस्ट बोले या टीचर थे, स्कूल टीचर, उन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, तो यही है हमारे जॉन डाल्टन। तो बड़ा कर लेते हैं। देखो आगे क्या है, भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, जॉन डाल्टन ने दी एटॉमिक थ्योरी। वो क्या कहती है, इसने कुछ ना कुछ भाई उद्देश्य तो होंगे उसके, कुछ ना कुछ पर्पस तो होंगे कि भाई ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो एटॉमिक थ्योरी लाया है उसके कुछ ना कुछ पर्पस होंगे, इसलिए ही तो उसको कुछ जानने के लिए ये थ्योरी दी है। ठीक है, टू नो अबाउट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारे पास मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में पता लगाने के लिए उसने क्या किया, ये थ्योरी दी। ठीक है, ये इसके ऊपर काम किया।
फिर वही एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखो जो ऊपर लिखी हुई है ना, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए ये क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में पता लगाने के लिए भी ये थ्योरी आई गई, ठीक है। और जो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है कि भाई कोई भी केमिकल है वो किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है वो किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। जो हमें पास ये 5 लॉ दिए गए थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी ये थ्योरी आई गई थी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसके कुछ पोस्टुलेट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 7 या 8 पोस्टुलेट्स है इसके, एक वन बाय वन देखते हैं। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि भाई मैटर है वो मेड ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल देखो वही वाली है जो उसने बोला ना डेमोक्रिट्स ने, वही बात ये बोल रहा है कि उसी की कॉपी कर ली कि भाई जो मैटर है वो किससे बने होते हैं, स्मॉल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके उसके बाद, ठीक है, एटम को, ठीक है। तो जो ये बोल रहा है मैटर है वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। परंतु इसने ये बात बात बोल दी ना इंडिविजुअल, ये गलत बोल दी कि भाई जो एटम है ना वो इंडिविजुअल नहीं है, वो टूट सकता है और में भी। परंतु जब उस टाइम पे क्या था भाई, पुराने टाइम पे जब स्टार्टिंग ही की थी कि भाई एटम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे या एटम के बारे में रिसर्च स्टार्ट करेंगे, तो ये पता नहीं था कि भाई आगे किस तरीके से थ्योरी है। जैसे जैसे आगे थ्योरी बढ़ती गई, आगे आगे रिसर्च होती गई, तो उसके बारे में पता लगता गया कि भाई एटम भी 3 भागों में टूटा हुआ है, परंतु उस टाइम पे पता नहीं था, ठीक है। तो इसने भाई एक तरीके से सोच तो अच्छी थी कि भाई इसने एटम के ऊपर काम किया और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है, कुछ हद तक बताने के लिए। जैसे इसने बताया मैटर है वो एटम से मिलकर बने होते हैं, ये तो बात सच है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। ये कह रहा है भाई जो एलिमेंट होता है ना, एक एलिमेंट है, मान लो मान लेता हूँ मैं हाइड्रोजन, मान लेता हूँ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट है ये किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन के एटम से मिलकर एक एलिमेंट बना हुआ है जिसको मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट बोला, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई जो भी एलिमेंट बनेगा ना उसके अंदर जो एटम होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। जो एटम होंगे वो सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, जैसे साइज भी सेम होगा एलिमेंट का, जो एटम का, सॉरी एटम बोला, देखो ये मान लो ये एलिमेंट है हाइड्रोजन का और इसके अंदर हाइड्रोजन के क्या है, एटम्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है अभी जितने भी हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर ये एटम है ना उनका साइज, शेप और मास बिल्कुल सेम होगा, इसका और इसका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, जितने भी इसके अंदर एटम है। तो ये बात बोल रहा है, ये भी आगे जाके थोड़ा सा करेक्शन हुई है इसके बारे में भी, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे तीसरा पोस्टुलेट बोल रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट एंड एटम पोजेज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बोल रहा है अभी जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, मान लो एक मैंने एलिमेंट मान लिया हाइड्रोजन का और एक मैं एलिमेंट मान लिया मैंने हीलियम का, ठीक है, दो एलिमेंट मान लिए। इसके अंदर कौन से है, हीलियम के एटम, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई हाइड्रोजन के एटम होंगे वो हीलियम के एटम से डिफरेंट होंगे, ये अलग-अलग एलिमेंट है तो, ठीक है। तो यही बोल रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन हीलियम के एटम आर डिफरेंट एंड एटम पोजेस डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। और इनकी केमिकल कंपोजिशन बोलो या फिर प्रॉपर्टी बोलो भाई, हाइड्रोजन के एटम की अलग प्रॉपर्टी होगी, हीलियम के एटम की अलग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, उसमें कंपोजिशन भी अलग हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है भाई, हीलियम के इसके अंदर कितने एटम है, ठीक है, इनकी कंपोजिशन भी कर सकते हैं, अलग हो सकती है। अगली जो पोस्टुलेट्स बोल रहा है अगला क्या कहता है कि भाई एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, भाई या फिर सेम हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट हो, कंबाइन टू फॉर्म एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कह रहा भाई इसने सीधा सीधा क्या बात बोली, मॉलिक्यूल के बारे में बोल दिया इसने, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बारे में कैसे बोला देखो, मैं बताता हूँ मॉलिक्यूल के बारे में किस तरीके से बोला इसने। यानी मान लो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये क्या है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है। ये दोनों जब कंबाइन होंगे ना तो ये क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम है H2O, वाटर, ठीक है। तो भले ही इसकी कंपोजिशन तो अलग है भाई, देखो हाइड्रोजन की जो कंपोजिशन है वो क्या है H2, ऑक्सीजन की क्या है O, ठीक है। जब ये मिलकर क्या बना रहा है हमारे पास H2O बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है कि एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, जो एटम है सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म एटम या फिर मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। ये इसी मॉलिक्यूल को इसने पहले क्या नाम दिया, कंपाउंड एटम नाम दिया, ठीक है। तो इसने पहले जब थ्योरी दी थी ना तो मॉलिक्यूल का नाम ही क्या रखा गया, कंपाउंड एटम बोला इसने। तो ये कह रहा है भाई कि ये एलिमेंट हाइड्रोजन का है, ये एलिमेंट ऑक्सीजन का है, इसके अंदर जो एटम होंगे हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन के एटम, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे एटम, ये क्या बना रहे हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कौन सा मॉलिक्यूल बना रहा है, H2O का मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर।
4 पोस्टुलेट्स हमने देख लिए, अब करते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट्स की बात। देखो ये कह रहा भाई, मॉलिक्यूल हैव सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। ये कह रहा भाई जो भी मॉलिक्यूल होगा ना उसका सिंपल होल नंबर रेशियो होगा बाय मास। ये हमने पढ़ा भी है। देखो H2O है, जैसे H2O का मास 1, परंतु यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, ठीक है। और रेशियो में ऑक्सीजन, इसका मास क्या है 16। तो ये क्या आ जाएगा 2:16, यानी कि 1:8 आ गया। ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से रेशियो में होगा, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल होगा इस तरीके के सिंपल रेशियो में होगा, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, जैसे कि 1:1.8 इस तरीके से कुछ नहीं होगा। कभी 1:1.6 बोल दिया, इस तरीके से रेशियो में नहीं होगा। वो कैसे होगा, सिंपल रेशियो में होगा, यानी कि 1 2 3 इस तरीके की फॉर्म में होगा, ठीक है। सिंपल होल नंबर रेशियो बोलते हैं जिसको। तो आगे बात करते हैं कि भाई जो हमारे पास सिक्स्थ पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि भाई एटम ऑफ टू एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ये कह रहा भाई जो एटम है, जो एटम है दो एलिमेंट के, यानी कि मान लो ये सल्फर एलिमेंट है, ठीक है। ये ऑक्सीजन एलिमेंट है। इसके अंदर किसके एटम होंगे, ऑक्सीजन की। सल्फर एलिमेंट के अंदर किसके एटम होंगे, सल्फर की, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं ना, अलग अलग कंबाइन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बना देते हैं। जैसे हमने ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था कि भाई ये सल्फर है, ये जरूरी नहीं है एक ही कंपाउंड बनाए, तो उसकी कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है कि भाई SO2 भी बना सकता है, SO3 भी बना सकता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकता है। जैसे हमने नाइट्रोजन पढ़ा था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके 5 ऑक्साइड बना रहे थे, ठीक है। जैसे इस तरीके से पढ़ा था N1 N2O1 N2O2, इस तरीके से पढ़ा था ना, N2O3। इस तरीके से कितने ऑक्साइड बना लेता है ये, 5 ऑक्साइड बना लेता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाली चीज, यही चीज इसमें बोल रहा है कि भाई जो भी एटम है ना, वो एक से ज्यादा क्या बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है। आगे चलते हैं सेवंथ पोस्टुलेट्स पे। वो क्या कहता है, वोल नंबर ऑफ एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये कह रहे हो भाई कोई भी वोल नंबर होगा ना एटम का, वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेगा। जैसे हमने ये देख लेते हैं, देखो इसका एग्जांपल ये देख लेते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, देखो ये वाली है, इसका जो है ना, इसके आगे कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, इस तरीके से है होल नंबर में। परंतु यहाँ पर क्या नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, जैसे 2.1 H2O बन गया, इस तरीके से नहीं है। वो होल नंबर रेशियो है इस तरीके से, ठीक है। जो हमने ये गेलो सा पढ़ा था, इस तरीके से बोला। ये केमिकल रिएक्शन ही तो है, H2 और O2 कंबाइन होकर H2O बना रहा है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये क्या कह रहा है, अभी जो भी एटम होंगे ना केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट करेंगे, टेक पार्ट करेंगे, वो क्या होगा, वोल नंबर होगा, ठीक है। वोल नंबर ऑफ एटम होंगे उसके अंदर। आगे बात चलते हैं एट्थ, जो एटम एट्थ जो पोस्टुलेट्स हमारा, एटम नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ये कह रहा है अभी एटम को ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, एक बात ये कहती इसने, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो पोस्टुलेट्स दिए ना, इसने पोस्टुलेट्स दिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, तो ये वाले पोस्टुलेट्स है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को किस तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ये बताना हमें, ठीक है। तो पहला है हमारे लॉ आते हैं, तो हमें पता है 5 लॉ होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका कंप्लीट नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। तभी ये रूल क्या होता है, फॉलो होता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक लॉ होता है गे लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, गैसेस वॉल्यूम इसके लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है पहले लॉ किस तरीके से एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये कह रहा है पहला और जो एट्थ पोस्टुलेट्स है ना, जो कि क्या बोलता है, देखो पहला और एट्थ पोस्टुलेट्स, मैटर मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल एटम, ठीक है। जो मैटर बनता है वो स्मॉल एटम से मिलकर बना होता है, और ना तो उसको तोड़ा जा सकता है ना ही जोड़ा जा वो क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी पे देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था कि भाई जो रिएक्टेंट का मास होगा ना, उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, ये वाला लॉ बताता था, ठीक है। तो ये बात सच भी है भाई, अगर कोई भी एलिमेंट का लॉस नहीं होगा रिएक्टेंट में से, ठीक है, तो उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। तो पहला और जो एट्थ पोस्टुलेट्स है वो मेड अप ऑफ क्या कहता है, पहला पोस्टुलेट्स कहता है भाई एटम से मिलकर बने हुए मैटर, और दूसरा पोस्टुलेट होता है कि भाई वो उसको ना तो तोड़ा जा सकता ना ही जोड़ा जा सकता, यानी कि ना ही बनाया जा सकता ना ही उसको खत्म किया जा सकता, ठीक है। तो यही लॉ क्या प्रूव कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है। एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, हमने देखा भाई जो भी मॉलिक्यूल बना था वो कांस्टेंट कंपोजिशन थी। तो ये वाला लॉ हमारे फिफ्थ पोस्टुलेट्स से प्रूव होता है। मॉलिक्यूल है वो सिंपल होल नंबर रेशियो, जो कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो में होगा बाय मास, ठीक है। जैसे H2O का बताया था मैंने, क्या था 1:8 रेशियो था, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फिफ्थ पोस्टुलेट से क्या हो गया,
प्रूव हो गया। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था? तो ये कहता है भाई जो भी हमने क्या देखा था, ये किससे प्रूव होगा? सिक्स्थ पोस्टुलेट से प्रूव होगा, जो कि ये बोल रहा है। देखो, ये बोल रहा था भाई जो भी है ना, जो भी 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे वो क्या करेगा, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। ठीक है? जो कंपाउंड का जो रेशियो होगा ना वो सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है? ये भी बोल रहा था। तो यही बात बोल रहा है देखो यहाँ पर भी। जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ना वो भी यही कहता है। फिर फोर्थ लॉ आता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये भी फिफ्थ लॉ से प्रूव हो जाता है कि भाई ये यही बताता है, 3 एलिमेंट लिए थे हम, जैसे हमने ए, बी, सी, तो उनका रेशियो देखा था। जैसे ए को फिक्स मान के तो बी और सी के मास का रेशियो देखा था, और एक बार डायरेक्ट देखा था। इससे कंपाउंड बन रहे थे एक दूसरे से। ठीक है? जो हमने लॉ पढ़ा था रेसिप्रोकल, वो भी इसी लॉ से प्रूव हो चुका है मेरे। ठीक है? एक तरीके से ये लॉ है ना, चारों के चारों लॉ, इसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। पर जब क्या हुई, लिमिटेशन तो होती है किसी न किसी चीज़ की। जब भी क्या होता है, जब भी भाई कोई थ्योरी दी जाती है तो उसे आगे के बारे में तो पता नहीं होता। ठीक है? यानी कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो रही होगी पक्का। ठीक है? तो वो लिमिटेशन कैसे आई भाई, जब आगे आगे थ्योरी एक्सप्लेन हुई ना, नई नई चीजें निकल के आई, तो वहां से क्या हुआ, ये थ्योरी फेल हुई। ठीक है? तो उसके लिमिटेशन है वो क्या क्या है, इट फेल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। भाई इसने ये 4 लॉ के बारे में बता दिया, पर 5वें लॉ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। भाई गैस के बारे में कुछ नहीं बताया इसने। ठीक है? तो ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के, यानी कि इसने बताया ही नहीं। फेल का मतलब भाई एक तरीके से बताया ही नहीं। ठीक है? इसने कुछ बताया ही नहीं इसके बारे में। जो सेकंड है, व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। इसने ये नहीं बताया कि भाई जो डिफरेंट एलिमेंट है ना, डिफरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर क्या है, एटम है। यानी कि हाइड्रोजन का, ये हीलियम का। ठीक है? इसके अंदर क्या है, ये एटम है। तो इनके जो मास है, साइज है, और इसकी शेप है, वैलेंसी है, ये डिफरेंट क्यों है, ये नहीं बता पाया। ठीक है? एक तो ये लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन क्या थी, वाई एटम ऑफ अ सेम और डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल। इसने ये भी नहीं बताया कि भाई एक या तो सेम एलिमेंट के, देखो मैंने क्या बताया कि वाई एटम और सेम और डिफरेंट एलिमेंट है। मान लो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट है। इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम, इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम। ठीक है? सेम एलिमेंट भी कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है? ये दोनों देखो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना देगा, H2। ठीक है? और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना देगा, H2O। ठीक है? इसके एटम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के एटम के साथ। तो ये कह रहा है भाई ये क्यों हो रहा है। ठीक है? इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई ये मॉलिक्यूल क्यों बना रहा है, सेम सेम वाले क्यों बना रहे हैं एटम, और अलग अलग वाले क्यों बना रही है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है? अगर एक चीज बोल देता कि भाई सेम सेम कर रहे हैं तो डिफरेंट क्यों कर रहे हैं। ठीक है? अगर ये बोल देता भाई डिफरेंट कर रहे हैं तो सेम क्यों कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये समझा नहीं पाया, या इसने बताया नहीं कि भाई क्यों कर रहा है। फिर इसने जो फोर्थ लिमिटेशन थी वो क्या कहती है, भाई नॉट एक्सप्लेन बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम एंड मोलिक्यूल मीन्स मैटर, थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है? तो इसने ये बाइंडिंग फोर्स के बारे में नहीं बताया, यानी कि मॉलिक्यूल बन तो रहा है, वो क्यों बन रहा है, इसके अंदर कौन सा फोर्स ऐसा लग रहा है, बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? क्या लग रहा है। ठीक है? जो इसको बाइंड करके रख रही है। ठीक है? एक दूसरे को जोड़े रख रही है, वो फोर्स के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है? एटम और मॉलिक्यूल के बीच में कैसा लग रहा है। ठीक है? मतलब किस तरीके का फोर्स लग रहा है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो एक तरीके से हमने पढ़ा था सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं, फिर लिक्विड के इससे दूर दूर होते हैं, और फिर गैस के बहुत दूर होते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से था। तो जब फोर्स ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये वाला किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा, भाई सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों है। ठीक है? अगली जो फिफ्थ लिमिटेशन थी, वो लास्ट लिमिटेशन क्या थी, नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो एलिमेंट के जो पार्टिकल है और कंपाउंड के जो पार्टिकल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या सिंपली बोले तो एलिमेंट और कंपाउंड के में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया क्या होते हैं। ठीक है? तो यही थी भाई इसकी लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन यहाँ तो इतनी लिखी है, परंतु अगर देखा जाए आज के कंपैरिजन में जितनी रिसर्च हो चुकी है, या फिर जितनी हमें एटम के बारे में पता लग गया है, तो इसके हिसाब से तो बहुत सारी लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है? तो मेन मेन लिमिटेशन देखिए भाई, क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है? वैसे तो लिमिटेशन बहुत सारी हो जाती है। ठीक है? तो मेन मेन हमने पढ़ी है यहाँ पे। तो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कह रहा है भाई, जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे ना, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, तो जो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया। ठीक है? तो उसी को क्या दिया,
मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का नाम दे दिया गया, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, ठीक है। यानी कि रिसर्च होती गई टाइम टू टाइम, और ये थ्योरी में मॉडिफाई होते गए, और फिर हमें लास्ट में ये एक तरीके से ये थ्योरी मिली है, ठीक है। तो ये थ्योरी कहती क्या है, ये क्या बताती है, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। ये वाला हमारा लास्ट है, ठीक है। तो ये कहता है भाई एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब कि ये कह रहा है भाई जो एटम है ना, जो पहले बोला था इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट काफी लंबे समय तक नहीं रह पाई, ठीक है। तो ये देखा गया जब एटम है वो टूट के क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बना रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से रॉन्ग प्रूव हो गया कि भाई एटम है वो इंडिविजुअल है, एटम को आगे तोड़ा नहीं जा सकता, ये बात गलत साबित हो गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ज्यादा दिनों तक चली नहीं, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज थी भाई, मॉडिफाई किया गया इसमें। सेकंड मॉडिफिकेशन क्या की गई, एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। ये कह रहा भाई जो ये बात बोली ना इसने, जो ये बात बोली कि भाई एलिमेंट के अंदर जो भी एटम होंगे उसका जो मास होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये बोल रहा है देखो, ये मान लो हमारे पास ये क्या है, एक एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम है। इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे ना उनका मास और शेप साइज वो क्या होंगे, सेम होंगे, ये बोल रहा था। परंतु देखो ये वाला मैं एक बार दिखा देता हूँ कौन सा बोल रहा हूँ मैं। देखो ये रहा, ये जो सेकंड पोस्टुलेट बोला था, एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट आर सेम, यानी कि शेप साइज और मास ये सेम रहेगा, ठीक है। परंतु ये वाला जो बात है ना यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो गई, या रॉन्ग क्या मॉडिफाई किया गया। लगभग लगभग केसों में तो होता है, परंतु जहाँ पर आइसोटोप्स दिख जाते हैं, मतलब कि आइसोटोप का मतलब होता है उन सेम एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट के अलग अलग क्या होगी, फॉर्म दिखाई देगी हमें, जिनका मास अलग अलग होगा, ठीक है। ये ना, या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, जिसका मास अलग अलग हो, ठीक है। एक तरीके से ये है, देखो है तो ये तीनों हाइड्रोजन ही, ठीक है तो ये तीनों हाइड्रोजन। तो मैं आपने पढ़ा होगा कि भाई हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वाली वही है, तो हाइड्रोजन 1 2 3 इस तरीके से है, ठीक है। तो इनके तीनों के एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, एक का मास 35 और एक का मास 37 है, ठीक है। तो ये दोनों है ना, देखो हाइड्रोजन ये तीनों है, हाइड्रोजन का मान लो एलिमेंट है ये, तो ये तीनों क्या होते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। हाइड्रोजन 1 मास है जिसका वो भी आ सकता है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, ये भी आ सकता है, तीनों के मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो यही कहता है भाई, ये मे का मतलब यही है कि भाई हो भी सकते हैं डिफरेंट मास और नहीं भी हो सकते, ठीक है। ज्यादातर केसों में नहीं होते, परंतु ये भाई हो भी सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है ही, ठीक है। ये तो बात बताई इसने आइसोटोप्स के बारे में। फिर बात आती है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मास, ठीक है। एक क्या आया कि भाई जब हमने कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया ना, या फिर बोल सकते हैं कंपाउंड के बारे में नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं हम, मैं ले लेता हूँ भाई, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। देखो ये कह रहा है भाई, जो आइसोबार के बारे में इसने डिस्कस किया, आइसोबार के बारे में देख लेते हैं। ये कहता है भाई कैल्शियम है और ऑर्गन है, ठीक है। वो है तो अलग अलग एलिमेंट या फिर है तो अलग अलग एटम, ठीक है, परंतु इनका जो मास है ना वो क्या है, इक्वल है, 40 है। अब मान लो हमारे पास एक तो है कैल्शियम का एलिमेंट और एक है ऑर्गन का एलिमेंट, ठीक है। कैल्शियम के अंदर कैल्शियम के एटम होंगे, ठीक है, और ऑर्गन के अंदर ऑर्गन के एटम होंगे, ठीक है, ऑर्गन के अंदर ऑर्गन के एटम हो गए। परंतु हमने ये देखा कि आइसोबार तो क्या कहता है, जो ऑर्गन के एटम का मास है वो भी 40 है, और कैल्शियम के एटॉमिक जो कैल्शियम के एटम का मास है वो भी 40 है। तो मतलब ये अलग अलग एटम है अलग अलग एटम है, फिर भी एटॉमिक मास तो सेम आ रहा है हमारे पास। तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो यही बोल रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं वो उनका जो मास है वो क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। मे है वो सेम हो भी सकता है या अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, सेम होता है, नहीं ज्यादातर केसेस में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। परंतु कुछ केसेस में सेम भी हो सकता है, जैसे कैल्शियम और ऑर्गन के केस में देखा हमने, ठीक है। तो यही कह रहा है, इस बार क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास। भाई इनका मास क्या है, सेम है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है बेशक से। फिर फोर्थ जो मॉडिफिकेशन है वो क्या की गई, रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट नॉट ऑलवेज सिंपल। ये कह रहा है भाई
जो रेशियो देखा था ना हमने एक 2 या 3 रेशियो के बारे में हमने देखे थे वो क्वेश्चन, या फिर लाज देखा है लव कॉम्बिनेशन में 3 थे वे रेशियो वाले लाज। वो क्या कहते थे कि भाई जो भी होगा ना वो सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है? परंतु ये वाला क्या कर रहा है मॉडिफाई करके रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम, जो अलग-अलग एटम है ना, मान लो हाइड्रोजन है या फिर एक एग्जांपल दूँगा भाई, ठीक है? ये वाला एग्जांपल दूँगा ग्लूकोज़ का, ठीक है? ये कह रहा है भाई अलग-अलग एटम है ना, वो कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ और मे बी फिक्स्ड, ठीक है? परंतु उसकी कंपोज़िशन कह रहा है भाई कंपोज़िशन तो फिक्स होगी, ये बात तो मान ली हमने, ठीक है? कि भई उसके अंदर उतने ही एटम होने चाहिए, उसके अलावा वो क्या नहीं बनाएगा, अलग से नहीं बना सकता, ठीक है? अलग से कंपाउंड नहीं बना सकता, तो उसके अंदर जो एटम है वो तो फिक्स होने चाहिए। एंड इंटीग्रल, और वो इंटीग्रल भी होंगे, इंटीग्रल का मतलब 1, 2, 3 इस तरीके से होंगे, परंतु वो सिंपल रेशियो में नहीं होंगे। यानी कि सिंपल रेशियो का मतलब होता है भई सिंपल रेशियो का मतलब वो कैंसल आउट हो जाए, ठीक है? और वो किसकी फॉर्म में आ जाए 1, 2, 3, 4, 5 6 यहाँ तक मान लेते हैं हम सिंपल रेशियो में। इतने तक अगर हम आते हैं ना, तो हम वो मानते हैं सिंपल रेशियो में। इससे आगे होते हैं ना जो भी, वो हम सिंपल रेशियो में नहीं मानते, ठीक है? तो ये कह रहा है भाई सिंपल रेशियो में नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया C12, H22, O11, इनके जब एटम का रेशियो देखा ना 12, 22 और 11, ये वाले रेशियो क्या नहीं है, सिंपल नहीं है, ठीक है? 1, 2, 3 की फॉर्म में सिंपल नहीं है, परंतु ये फिक्स रेशियो है, ठीक है? परंतु ये रेशियो क्या है, फिक्स है। कैसे फिक्स है कि भई 12 कार्बन लेंगे, 22 हाइड्रोजन लेंगे और 11 ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है, ये ग्लूकोज का कंपाउंड बनता है। इसके अलावा अगर हम और कोई रेशियो लेंगे ना, तो शायद क्या हो कि भई ये कंपाउंड ना बने, ठीक है? तो ये वाला भी समझ में आ गया। अगला जो है हमारे पास फिफ्थ मॉडिफिकेशन, वो क्या कहती है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है भाई जो एटम होते हैं वो छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्ट करते हैं, ठीक है? ये वाला तो मॉडिफिकेशन है ही नहीं भाई। ये तो कह रहा है भाई जो एटम है ना, जो एटम है वही क्या करता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ये तो सिंपल ही है, ठीक है? ये तो एज़ इट इज़ उठा के देखा। आगे जो सिक्स्थ वाली मॉडिफिकेशन क्या कहता है कि भाई एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब वो टूट नहीं सकता। इसने बोला था जो डाल्टन थ्योरी ने कि भाई एटम को आगे तोड़ नहीं सकते, परंतु ये गलत साबित हुई, ठीक है? उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है? या फिर एटम को तो तोड़ा जा सकता है और एटम को बदला भी जा सकता है, यानी कि उसको और दूसरी फॉर्म में डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक है? यानी कि उसको खत्म किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। एक तरीके से मान सकते हैं चेंज किया जा सकता है एटम को दूसरे एटम में, ठीक है? दूसरे एटम में किस तरीके से चेंज करेंगे? एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे, उसके ऊपर अगर हम ना अल्फ़ा रे बोmbardment करते हैं, यानी कि अल्फ़ा रे को हम नाइट्रोजन के ऊपर घेरते हैं तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और एक और एग्ज़ाम्पल है यूरेनियम 92-235, ठीक है? प्लस इस पे न्यूट्रॉन की बोmbardment करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूटोनियम 94-239 इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि एक एटम दूसरे एटम में चेंज हो गया, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है? तो जब हम किसी एटम को दूसरे एटम में चेंज करते हैं ना, तो इसको ये बोलते हैं। तो यहीं तक थी हमारी जो मॉडिफ़िकेशन थी, ये डाल्टन के जो साइंटिस्ट हैं उनकी क्या फ़ोटो है, ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियो को देखते रहिए भाई, ठीक है? जल्दी हम कवर कर देंगे भाई इन जो भी हमारा 11th का 12th का सिलेबस है, ये बारी-बारी गिर रहे हैं हम, ठीक है? तो थैंक यू।